हमारे साथ ममता त्यागी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। ममता जी, आप लोगों को तो बहुत बहुत बधाई। अब सरकार आपकी बन चुकी है, 27 साल बाद वो वनवास खत्म हो चुका है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं बीजेपी के सामने, रेखा गुप्ता जी के सामने। तो आप कैसे इन सारी चुनौतियों को दूर करेंगी, वो एक एक करके? सभी दर्शकों और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार में अपना भरोसा दिखाया और आज रेखा गुप्ता का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने उपस्थित है। और रेखा गुप्ता जी के नाम को मैं थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्राइब करूंगी कि दिल्ली वासियों की जो जीवन रेखा वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, गंदा पानी पीने के कारण जो एवरेज लाइफ स्पान 5 से 10 साल कम हो गया था, भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी के माध्यम से आप लोगों का जो लाइफ स्पान कम हुआ था, जीवन रेखा जो छोटी हुई थी, उसे हम फिर से बड़ा करेंगे और विकसित देश की विकसित राजधानी आपको देंगे। कभी किसी ने वाराणसी के बारे में सोचा था कि वाराणसी का इतना ज्यादा कायापलट हो जाएगा? आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले वाराणसी देखिए और आज की वाराणसी देखिए, तो इच्छा शक्ति चाहिए होती है कोई भी कार्य करने की। दूसरी बात, अभी वैभव जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया लेकिन वैभव जी की बात सुन रही थी। एक छोटी सी गिलहरी थी, आपने रामायण में सुना होगा, समुद्र में के दौरान एक छोटा सा रेत ले जाके डाल रही थी पुल में, क्या होता उसके कार्य से? लेकिन भगवान राम ने उसके भी एफर्ट्स को, प्रयासों को सराहा। आपकी इंशा मंशा क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, वो मायने रखती है। प्रयास छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता। छोटे छोटे प्रयास ही जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा बदलाव लाते हैं। वो एक दिन में नहीं आता, वो सालों तक आता है। और जितने भी संकल्प किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और जो इस संकल्प पत्र बना पूरा फीमेल ओरिएंटेड, दिल्ली की महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, चाहे वो अटल कैंटीन हो, चाहे उन्हें सम्मान राशि देना, आप इंतजार कीजिए। दिल्ली का, वाराणसी का भव्यता देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली भी कहां पहुंचेगी। और इसमें हमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। आप सब लोगों ने अहिल्याबाई होलकर जी का तो नाम सुना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर कभी आप ऑफिस गए हो तो वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर भी लगी है और उनका कोट भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विश्वास रखती है कि फीमेल्स के अंदर जो एम्पावरमेंट देने के साथ पॉलिटिक्स को टैकल करने की या किसी भी कार्य को करने की जब क्षमता होती है तो एक एम्पैथी होती है, एक भावना होती है, मतलब उसे प्यार से टैकल करती है, सहेज का ध्यान रखती है। इसी तरह रेखा गुप्ता जी, पूरा मंत्रिमंडल और पूरी भाजपा सरकार, इस दिल्ली को, आप वाराणसी का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चेंज देखेंगे 5 साल में और दिल्ली की जनता खुद देखेगी अपनी आंखों से कि क्या बदलाव और कैसे होता है और कैसे कायापलट होता है। जी, वैभव जी की दृढ़ संकल्पित जो उनका अंदाज है उस अभी देश का सपना हुआ करता था धारा 370 हटना, देश का सपना हुआ करता था राम मंदिर बनना, देश का सपना हुआ करता था वाराणसी की भव्यता देखना। जैसे वाराणसी एक धार्मिक राजधानी बनी भारत की, आप इंतजार करिए। मोदी जी कभी अपनी बातों से नहीं पलटते, उनकी राष्ट्रप्रथम की भावना पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। इंतजार करिए, उन्होंने 3 साल के लिए समय मांगा है और यमुना का चेंज आपके सामने विजिबल होगा। हर छोटा एफर्ट एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि जब इच्छा शक्ति सही हो, इरादे सही हो तो रिजल्ट आता है। लेकिन जब इरादे ही गलत हो तो करोड़ों का, अरबों का वो जो बजट होता है वो भी भ्रष्टाचार में डूब जाता है। पंजाब गवर्नमेंट इस समय इतने ज्यादा घाटे में चल रही है कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। तो इस समय अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनको परेशान होना चाहिए? क्योंकि कहा है सीएम रेखा गुप्ता ने 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। आर्यू में वैभव, ममता जी, आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। राजनीति का अगर आप पतन होना देखा जाए तो पिछले 3 महीने में हमने वो लगातार देखा। पहले समय की राजनीति होती थी कि विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाता था। यहाँ तो विपक्ष के जब ये पार्टी में ही थे तब भी नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, तो अब तो इनसे हम उम्मीद क्या करें। लेकिन जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, वो हमारा संबल बना रहेगा और चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। और पैसे के लिए अब विपक्ष को कितना परेशान होने की जरूरत है? ये तमाम सवाल है। थोड़ी देर में यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता, मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम रेखा, और सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होंगी। सभी मंत्री हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ममता त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता। और मैं वैभव जी के अल्प ज्ञान से थोड़ा सा आहत हूं या आप लोगों के सामने कुछ चीज कहना चाह रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी विधानसभा में एक जो व्यक्ति मरा उसका पूरा डेटा दिया है, नंबर दिया है, पूरी क्लैरिफिकेशन दी है।
और ये सनातन विरोधी, ये आतंकवादियों का साथ देने वाली पार्टी समझ कैसे सकती है सनातन होता क्या है। इन्हें चिढ़ है इस चीज से कि सनातन के नाम पर या कुंभ के नाम पर इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हो गए, संस्कृति के लिए इतने सारे लोग एक साथ आ कैसे गए, क्योंकि अगर ये एक साथ आ गए तो इन लोगों को जो सनातन संस्कृति के या हिंदू धर्म को जो तोड़ने का डिविजिव पॉलिसी है उनकी फेल हो जाएगी, तो ये इससे डरे हुए हैं। दूसरी बात, वहां किसी भी आस्थावान व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है गिद्ध की तरह राजनीति करने वाले व्यक्तियों को। उन्हें गिद्ध की तरह से वो इंतजार में बैठे हैं कोई हादसा हो या कराया जाए और उसका फिर बवंडर मचाया जाए। इससे ज्यादा सफल कुंभ का आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है, ये डाटा में खुद देख लें। दूसरी बात, सीपीसीबी की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो फरवरी की रिपोर्ट है, उसको जाके टैली कर लीजिएगा, वो जनवरी की रिपोर्ट नहीं है। बात करने से पहले अपने फैक्ट्स को जांच लीजिए। जो सरकार खाली इमामों को सैलरी देती है और पुजारी को सिर्फ झुंझुना आप इलेक्शन से पहले थमाने की कोशिश कर रहे होते, जनता ने आपको खुद जवाब दिया। और रही बात आपकी वोट प्रतिशत का, वोट प्रतिशत आपका 10% घटा है, अपने डाटा को प्रॉपर चेक कर लीजिए। आप हमसे कंपेयर मत करिए, आप ये देखिए कि आपका टोटल वोट प्रतिशत कितना घटा है। बस श्रद्धा जी इतना कह के थोड़ा सा जल्दी छोड़ना एक सवाल मेरा, क्योंकि एक सवाल मेरा ये रहेगा ममता जी, क्योंकि मैं जब चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी के सामने, मेरा ये सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके बहुत सारी डंके बजाए हैं आम आदमी पार्टी ने और कहा है कि हमने जितनी अच्छी मुहैया कराई किसी पार्टी ने नहीं कराई। इस तरफ कितना ध्यान देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करवा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो डब्बे खड़ा किए, मैं उसकी हालत आपको बता दूं, उसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं था, उसमें एक टेटनस का इंजेक्शन लगाने का इंतजाम नहीं था, उसमें एक नेबुलाइजेशन की मशीन नहीं थी। इन्होंने तो तरीके निकाले थे कि टैक्स पेयर के पैसों को कैसे गबन किया जाए, कैसे लूटा जाए। इनकी कहीं से कहीं तक कोई मंशा थी ही नहीं। दिल्ली में ना तो कोई नई योजना लागू की गई, मतलब जो आयुष्मान योजना थी वो तो लगाई नहीं गई, उसके अलावा जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे उनमें ना तो कोई मशीन नहीं इंस्टॉल की गई, और 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के जो पद थे वो खाली थे। और उससे भी बड़ी बात बता दूं, दिल्ली के 4 बड़े हॉस्पिटल्स में तो एमएससी नहीं है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है। जैसे एलएनजे हॉस्पिटल, एलएनजेपी और जीटीबी को एक ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट देख रहा है पिछले 4 साल से। आप सोचिए, एक हॉस्पिटल जिसमें 10,000 से ज्यादा की पर डे की ओपीडी होती है, 1000 से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं, एक एमएस इतने बड़े 2 हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज कर सकता है। इनकी मंशा तो शुरू से सिर्फ लूटने की रही थी कि नई योजना लागू करो, उसके थ्रू टैक्स पेयर के पैसे को लूटा जाए, गबन किया जाए, सिर्फ ये इनकी इच्छा शक्ति थी। बदलाव अब आप देखेंगे जब मोदी जी आगे बढ़ेंगे।